हम कर रहे थे रजे ऑक्सीजन फैमिली, जिसमें से हमने पढ़ा था इसको कि अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तब क्या बनाएंगे। और आपको बताया था कि जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो क्या बनेगा, ये एक आपके पास डाइहैलाइड्स बनेंगे, सॉरी डाइऑक्साइड, और एक बनेंगे रजे आपके पास ट्राइऑक्साइड। ये सारे के सारे डाइऑक्साइड थे और ये आपके पास ट्राइऑक्साइड। यहां तक हमने कर लिया था जी। इसमें हमने यही पढ़ा था कि जो सल्फर होता है वो डाई और ट्राई दोनों बनाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन भी थे आपके पास, SO2 और SO3, इस पे +6 चार्ज होता है और इस पे +4 चार्ज होता है। आपसे पूछा था कि बताओ जी SO2 और SO3 में से ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसके होते हैं, तो आपको बोला था कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होता है, अगर आपका कैटायन भी सेम है अनायन भी सेम है तो हम चार्ज के बिहाफ पर चेक करेंगे कि किसके कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर चार्ज किसका ज्यादा है, SO3 का। तो यानी कि सल्फर की जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसके कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे एज कंपेयर किसके, SO2 के। इसलिए SO3 के जो कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक, फिर इन दोनों में भी ये पूछा गया था कि ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे, और कौन करेगा किसकी तरह काम, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो आपको सिखाया था रजे कि जो +4 की केस में है यहाँ पर वो +6 में भी जा सकता है। और आपको पता है जो +4 वाला +6 में जाएगा तो खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो काम किसकी तरह करेगा रजे, रिडक्शन की तरह काम करेगा। तो इसलिए +4 से +6 में जाएगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अगर ये +2 में भी तो जा सकता था, अगर ये +2 में जाएगा तो क्या बनेगा, तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। देखो जी +4 से +2 में जाएगा तो खुद का क्या किया, रिडक्शन। काम किसकी तरह किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप क्या बोलेंगे कि इन केस ऑफ +4 सल्फर एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, फिर और अगर आपका कोई भी सल्फर +6 केस में है फिर क्या होगा, जैसे यहां पर। तो देखो अब ये कहता है कि सल्फर, ध्यान से सुना है बहुत अच्छा है, सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, कभी भी सल्फर उससे आगे +7 या +8 में नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मान लो ये +7 में जाता है या 8 में जाता तो उसको ऑक्सीडेशन होता है, काम किसकी तरह करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। पर कभी जाएगा नहीं तो मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम कभी भी नहीं करेगा। ध्यान से समझना कि +6 से +7 और +8 की तरफ कभी नहीं जाता, अगर जाएगा नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन और नहीं हो सकता, और यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कभी भी नहीं करेगा। तो +6 सिर्फ कहां जा सकता है, तो ध्यान से देखो +6 वाले कंपाउंड +4 में जा सकता है या +2 में जा सकता है। और जब वो +4 या +2 में जाएगा तो उसको खुद को क्या करना पड़ेगा रजे, रिडक्शन करना पड़ेगा अपना। और काम किसकी तरह करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसमें आपके सामने दो बातें हैं जी, क्या एक बात करोगे, +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक +6 चार्ज ओनली एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस जो +6 वाले कंपाउंड है, +6 चार्ज वाले कंपाउंड होते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, क्योंकि वो +6 आगे +8 में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन है जी आपका एनसीईआरटी के अंदर कि एक्सप्लेन व्हाई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एक्सप्लेन। तो आप रीजन यही दोगे कि in case of sulfur +6 oxidation has a maximum oxidation state, hence it cannot convert into the +7 or +8 oxidation state, so it cannot converted into the +8 and oxidation cannot possible.
इसलिए क्या होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, जबकि +4 वाले दोनों की तरह काम करेंगे। इसलिए इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है, आपको काम आएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगा जी आपके पास कि +4 और +6 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है। फिर आएगा जी इसके पास कि +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाती है और +4 की इंक्रीज करती चली जाएगी। कैसे होगा वो देखिए। अब यहां पर आ जाइए, हमें पता है यहां पर ये +6 चार्ज है सभी के ऊपर और पोलोनियम के ऊपर तो होता ही नहीं है। देखो सल्फर के केस में +6 बहुत स्टेबल होता है, यानी कि सल्फर कोशिश करता है कि मैं 6 बॉन्ड बनाऊं और वो उसको ही बनाने में ज्यादा अपने आप को स्टेबल फील करेगा, यानी कि ऊपर जो है वो +6 के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट की जैसे हमें पता है कि जो लास्ट वाले s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है वो आगे एक्साइट नहीं होते, इसलिए वो 6 कंपाउंड नहीं बनाएगा। वो कितने कंपाउंड बनाता है, वो सिर्फ 2 और 4 बना के ही रह जाता है। तो क्या मैं ये बोलूं कि जितना अच्छा सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है उतने अच्छे सेलेनियम नहीं बनाता, थोड़ा से कम परसेंट कम हो जाएगा। टेरिलियम उससे भी कम बनाता है 6 वाले, और पोलोनियम तो बनाता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, +6 बनाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप धीरे 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 क्या होती है, डिक्रीज होती है, धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है बच्चे। फिर +4 की बात करो, +4 की बात करेंगे तो देखो इन सभी पे +4 है। अब सल्फर जो है वो उसके वो +2 +4 +6 सब बनाता है, लेकिन आपको अभी पढ़ा कि सल्फर तो 6 बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, कि वो कोशिश करता है कि मैं कितने इलेक्ट्रॉन बना लूं, 6 बना दूं। तो सल्फर सोचता है कि मैं 6 बनाऊं, यानी कि अभी 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी सल्फर की कम होती है। ठीक है, तो यहां +4 की स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस, ये लेस स्टेबल है। लेकिन आपको अभी बताया कि नीचे जाते हैं तो 6 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम होती है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नीचे जाते तक जाएंगे तो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि ये टेरिलियम और पोलोनियम बहुत अच्छे +4 वाले कंपाउंड बनाती है, स्टेबल होते हैं जी। इसलिए +4 की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज। देखो यहाँ ये लेस स्टेबल है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल, और भी ज्यादा स्टेबल। तो देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो +4 कंपाउंड वालों की स्टेबिलिटी इंक्रीज और +6 कंपाउंड वालों की स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। दो बातों का ध्यान रखना जी आपको यहाँ पर भी, कि हमेशा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा रजे, और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ, सिर्फ रीजन वही देंगे, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कहता है जी कि नीचे जाएंगे तो +6 की जो स्टेबिलिटी है वो कम होगी और +4 की जो स्टेबिलिटी है जी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, इसका और कोई है जो अच्छा। नेक्स्ट है जी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ये तो थी सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, अब करेंगे हम हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी कौन सी होगी, याद करो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम, इन सभी को मैं रिएक्ट करवाऊं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ, जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में किया था। इन सभी को, इन सभी के साथ रिएक्ट करवाना है। ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ क्या करवाना है, रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो सब अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं, इसमें जो कंपाउंड अलग अलग बनेंगे जी सभी के एक टेबल बना के भी आप देख सकते हो, अगर मैं टेबल बनाऊं तो, पर ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम और पोलोनियम, रिएक्ट किसके साथ करवाना है, फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन को ले लीजिए आप, यहाँ भी कोई क्वेश्चन अच्छा आएगा। ऑक्सीजन को अगर मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, ऑक्सीजन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। ऑक्सीजन को जब मैं फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या बनेगा? तो कहता है जी ऑक्सीजन को जब आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे ना तो दो कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। एक बनेगा OF2 और एक बनेगा राजे O2F2। O2F2, यहां पर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निकलेगा। अब आपके पास मुझे ये बताना है कि इनका कंपाउंड का नेम क्या होगा, इसका कंपाउंड का नेम क्या होगा? क्या होगा जी, कोई बता सकता है? इसमें नाम क्या रहेगा रजत? जैसे सोच करो, आपके पास कोई भी कंपाउंड, इसके अलावा कोई कंपाउंड ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको दिया NaO, सपोज करो, ठीक है, या Na मत, ये मत करो आप, Na2 कर लो, इसको बोलेंगे हम नाइट्रोजन ऑक्साइड या डाई ऑक्साइड बोल दो, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा इन दोनों का? इन दोनों के दो नाम हो सकते हैं रजे, इन दोनों के दो नाम हो सकते हैं अलग अलग। अब वो नाम क्या होंगे? देखिए जी, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं या तो बोल सकता हूं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, या मैं इसको बोल सकता हूं डाइफ्लोरो ऑक्साइड, डाइफ्लोरो ऑक्साइड। तो इसमें से आपको एक नेम चूज करना है। इसमें नेम करेक्ट कौन सा है, ए वाला के बी वाला? दो नाम है जी, OF2 के ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, या आपका क्या बोलेगा डाइफ्लोरो ऑक्साइड, डाइफ्लोरो ऑक्साइड। इसमें से नाम कौन सा सही है? एक गलत है और एक नाम बिल्कुल सही है, तो कौन सा नाम क्यों? इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमेशा आपने जितने भी कंपाउंड देखे ना आज तक, कभी भी देखना, जैसे CO2, Na2 और आपके पास CO, SO2, ये आप हमेशा देखना, कोई भी कंपाउंड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो जरूर आता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में रहेगा, ये वाले पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पार्ट हैं, और नेगेटिव वाला पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड में आता है। नेगेटिव वाला पार्ट क्या आता है? लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। एक चीज, आप जब भी इनमें से किसी का भी नाम उठा लो, सुनना ध्यान से, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर लास्ट में नाम वर्ड यूज हो रहा है ऑक्साइड। अब देखो, ये नाम ऑक्साइड कब आता है? जिस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन होगा ना, उसका नाम ऑक्साइड आता है। ऑक्साइड कब आया? कि इसका मतलब ये हुआ कि इन केस के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन सभी चारों केस के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जब आप देखोगे ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नाम क्या होता है? ऑक्साइड। इसलिए नाम क्या होता है? ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन यहां आ जाइए अब आप OF2 के ऊपर। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की होती है, फिर आपका नाइट्रोजन आता है और फिर आपका क्लोरीन आता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न है। ऑक्सीजन जो है वो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि फ्लोरीन को छोड़कर ऑक्सीजन दुनिया के किसी भी मेटल के साथ जुड़ेगा ना, तो नाम उसका ऑक्साइड ही रहेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाकियों से क्या होती है? ज्यादा। लेकिन इस केस में थोड़ा अलग है, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में है।
इनमें एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब आप खुद देखो रजे, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की, ठीक है ना। इसीलिए फ्लोरीन देखो राइट साइड में लिखा गया, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते थे F2O। जब हम N2O लिख सकते हैं तो F2O भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ये रूल है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड राइट साइड में लिखा जाएगा। इसलिए कभी भी F2O नहीं होता, क्या होता है? OF2 होता है। इसलिए ये हमेशा ये बनेगा, ये कभी भी ये नहीं होगा। एक बात ठीक है। चलो जी, अब बात जब पता ही चला कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अब ऑक्साइड नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो यहाँ पर कौन आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की ना। इसलिए अब हम ऑक्साइड ना लिख के फ्लोराइड लिखेंगे। अब ऑक्सीजन को सिर्फ ऑक्सीजन ही लिखा जाता है, फ्लोरीन को क्या लिखेंगे अंग्रेजी? फ्लोराइड लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बार ये क्वेश्चन है पेपर के अंदर कि बताओ जी, आपने OF2 को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड लिखते हैं, जबकि डाइफ्लोराइड ऑक्साइड क्यों नहीं लिखेंगे? रीजन दो। तो रीजन आप यही बोलोगे कि इन दोनों केस के अंदर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरेटिवली कम होती है, और हमें पता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हमेशा क्या आता है? लेफ्ट साइड में, और ज्यादा वाला राइट साइड में आता है। इसलिए ऑक्सीजन सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, किसी के साथ भी कंपाउंड बनाए, तो नाम ऑक्साइड होता है। बट इन दोनों केस के अंदर ऑक्सीजन का नाम क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्साइड नहीं होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जी आपके पास फ्लोरीन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एक तो हैलोजन के अंदर ये सबसे था। आपके पास सल्फर के साथ जो क्वेश्चन आने वाले ना, मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। एक आ गया ये क्वेश्चन, आपके पास जब भी आप सल्फर को रिएक्ट करवाओगे ना, तो आपके पास दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, एक आपको SF4 मिलेगा और एक आपको SF6 मिलेगा। एक SF4 और एक मिलेगा आपको SF6। सल्फर और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है जी, इस SF6 के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है, हर साल आता है, हर बार आता है। तो इसमें बोलेगा, आपसे पूछेगा सल्फर SF6 इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड इन 16 ग्रुप। 2 मिनट बेटा। कहते जी आपके पास जो SF6 है वो सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है पूरे 16 ग्रुप फैमिली के अंदर। ये किसने कर दिया? ठीक है, तो इसके रीजन क्या क्या देंगे वो सुनिएगा। पेपर में पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई SF6 इज इनर्ट while SF4 नॉट। ये पहला क्वेश्चन है जिसका कहता है SF6 जो है वो इनर्ट होता है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, जबकि SF4 कर जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें और में बनेगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन SF6 इज नॉट हाइड्रेटेड, यानी कि पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, while SF4 रिएक्टेड विद द वाटर। एक ही क्वेश्चन को बार बार मैनिपुलेट करके पूछेगा कि SF6 बहुत ही थर्मली स्टेबल होता है, SF6 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, SF6 बहुत स्टेबल है, SF6 वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। रीजन सबका एक ही रहेगा, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग है। ठीक है, तो पढ़ते हैं जी हम इसके अंदर कि क्यों SF6 जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, जबकि SF4 जो है वो रिएक्शन शो कर देगा। देखो जी, पहले SF6 पढ़ेंगे। SF6 जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, आप देखेंगे तो उसकी स्ट्रक्चर हमेशा ना क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल होती है जी, ये वाली SF6 इस फॉर्म में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस केस के अंदर बोलेगा, जब इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा सा छोटा करके बोलूंगा तो कहता है सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन
जो है वो क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिंग लेयरिंग का काम करते हैं। जैसे ये प्रोटेक्टिंग लेयरिंग का काम करेंगे, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल इस पर अटैक करना चाहता है, बट ये वाटर मॉलिक्यूल जब सल्फर पर अटैक करने जाएगा तो फ्लोरीन की जो लेयरिंग है सल्फर के ऊपर वो उसको रोक लेगी और वो सल्फर को उसके ऊपर अटैक करने नहीं देगा ड्यू टू द प्रोटेक्शन लेयरिंग ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, इस वजह से कहता है जी वाटर मॉलिक्यूल उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सल्फर के SF6 के अंदर सल्फर के चारों तरफ फ्लोरीन की एक लेयरिंग आ जाती है। इसका एक रीजन तो ये है। दूसरा आप बोलोगे कि SF6, जब भी आप SF6 के केस में आओगे तो कहते हैं इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जब भी इसको हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं या फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो आगे नो रिएक्शन हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है सल्फर तो सिर्फ +6 तक ही जाता है, वो +7 और +8 तो बनाता नहीं है। जब +7 और 8 नहीं बनाएगा रजे तो आगे रिएक्शन भी तो नहीं होगी। इसलिए बोलता है कि सल्फर जो है वो +6 यानी SF6 के केस में सल्फर इज अ मोर स्टेबल कंपाउंड और वो वाटर के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये इसका रीजन रहेगा रजे। फिर दूसरा है आपके पास SF4 कैसे कर जाता है, तो SF4 के लिए आप क्या बोलोगे, कहते जी SF4 का केस देखो। SF4 में क्या है, 4 फ्लोरीन होते हैं, ये देखो, और आपको पता है इसमें एक क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये होता है एक क्या होता है, लोन पेयर। तो देखो फ्लोरीन ने सल्फर को चारों तरफ से अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया इन केस ऑफ SF4। इस वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सल्फर के ऊपर इजीली अटैक कर जाएगा, जिसकी वजह से सल्फर एक हाइड्रेटेड कंपाउंड बना लेगा, जबकि SF6 के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि इसके चारों तरफ फ्लोरीन की एक लेयरिंग होती है। एक रीजन दोगे। दूसरा रीजन आप ये भी बोल सकते हो कि SF4 के अंदर क्या होता है, कहते जी इसके ऊपर +4 चार्ज है। सल्फर क्या होता है इस केस के अंदर, +4 चार्ज है, और आपको अच्छे से पता है कि अभी जब सल्फर +4 में है तो वो दोनों तरफ मूव कर सकता है, वो +6 में भी जा सकता है और वो +2 में भी जा सकता है। क्या करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो +6 में भी जा सकता है और रिडक्शन करवाना चाहेंगे तो हम +2 में भी जा सकता है, यानी कि दोनों केस अवेलेबल हैं आपके पास। इसलिए यहां भी फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है और पीछे भी फर्दर रिएक्शन पॉसिबल है। इसलिए SF4 रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जबकि SF6 एक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर बोर्ड में आया हुआ है कि SF6 इज ए काइनेटिकली इनर्ट सब्सटेंस, एक्सप्लेन व्हाई। तो अपने रीजन यही देना है कि इसके पास क्या नहीं होते, इसके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आगे फर्दर ये रिएक्ट नहीं कर सकता, इसलिए SF6 आगे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। अब ये इसका रीजन देंगे देखिए। ठीक है जी, तो ये होगा जी आपके पास SF6 के केस के लिए। नेक्स्ट कौन सा है जी इसके अंदर, एक मिनट भाई देखना पड़ेगा कौन सा रह गया। SF4 बताया बजे कि SF4 के अंदर देखो +4 चार्ज है, वो ऑक्सीडेशन +6 में भी जा सकता है और +2 में भी जा सकता है ना, तो दोनों तरफ रिएक्शन पॉसिबल है, इसलिए ये रिएक्शन कर जाएगा। दूसरा SF4 के केस में देखो चारों तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, उसमें चारों तरफ से प्रोटेक्शन नहीं है, वो देखो सिर्फ यहां से प्रोटेक्शन है, 1 2 3 4, यहां से तो खाली है, तो यहां से अटैक कर सकता है जी आपका वाटर मॉलिक्यूल, तो रिएक्शन तो हो जाएगी ना वाटर के साथ। लेकिन जब कहते जी आप यहां की बात करोगे तो यहां चारों तरफ से कवर है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक है जी, ये हो गया जी आपके पास हैलोजन के लिए। अब करेंगे इसके एनामोलस बिहेवियर। ये तो बहुत सिंपल से ही होते हैं। एनामोलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर ग्रुप एलिमेंट्स
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम और पोलोनियम। आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन जो है एक वो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट प्रॉपर्टी बोल दो कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है जी बाकी अदर से। कैसे? तो हम बोलेंगे पहला, जिसका साइज छोटा होता है, बाकी का साइज क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। सल्फर का साइज क्या, बाकी का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता चला जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बाकियों की क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है। और क्या था, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, कम होती है। फिर ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक होता है, ये सिर्फ 2 के साथ ही जुड़ेगा O2 की फॉर्म में, बाकी सब 8 की फॉर्म में जुड़ते हैं, तो ये सब बाकी क्या होंगे, ऑक्टा एटॉमिक हो जाएंगे। ऐसे बोलो। दूसरा बोलो, ऑक्सीजन जो है वो गैस फॉर्म में ही रहता है, बाकी सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। इसका रीजन क्या था, आपको बताया था, क्योंकि ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड होता है, इसलिए वो गैसीय स्टेट में होता है। बाकी जब सॉलिड में, क्योंकि वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये रीजन दोगे। और इसमें क्या हो सकता है रीजन में, इसके जितने भी आपके पास ऑक्साइड्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एसिडिक, और बाकी सबके जो ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं जी, ऑलमोस्ट। बस इसमें इतने ही, इसके मेन तो बाकी वो सेम ही रहेगा जी आपके पास। और इसमें क्या है जी आपके पास, तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी। कितने मिनट पढ़े हैं इसको, क्लास को देखना एक बारी, अभी पढ़े क्या 5-7 मिनट और? ठीक है, एक एलोट्रोप हो जाएगा इतने में। एक एलोट्रोप, जैसे हमने सल्फर, हाँ जी बेटा, कौन है ये, कर दो, कोई भी है। ट्रिकोल किस लिए बनाया था कि फिर तुम वही हरकत करने लग गए ना। शिवांशु, कोई नहीं, कल से कुछ नहीं, तुम किसी काबिल नहीं हो तुम। बस चुप रहो। सुनो, आए रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों मत्था मार रहे हो। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, जैसे हमने फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स पढ़े थे ना, कि एक ही एलिमेंट होता है पर नेचर सबका अलग अलग होता है, कंपाउंड अलग अलग होते हैं, वैसे ही सल्फर के भी कंपाउंड अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले आपके पास आएगा रजे, इसमें सबसे पहला सल्फर है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। एलोट्रोप, पहला एलोट्रोप है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं, सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर है जी। कहते ये क्या होता है आपके पास, ये एक सॉल्यूशन है जो अपने पास रोल सल्फर होता है, यानी कि जो क्रूड सल्फर है उसको आप क्या करोगे, किसी भी CH2 के अंदर हीट करवा के इसको बना सकते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखिएगा। ये देखो जी, W जैसे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, कॉर्नर में सारे सल्फर होते हैं। इस सल्फर को क्या बोलेंगे हम, ये रोम्बिक सल्फर होता है। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रोम्बिक सल्फर। ठीक है, ये रोम्बिक सल्फर की स्ट्रक्चर है। इसकी प्रॉपर्टी जब आप पढ़ोगे तो बोलोगे इट इज अ थर्मली एंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। ठीक है, इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। ये सब आपने पढ़ना नहीं है, पेपर में आता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नजर मार लेंगे कि ये ना हो कि आपको बिल्कुल ही ना पता उसके बारे में। तो ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। वाटर के अंदर इनसोल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत ही सोल्युबल है।
इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द सल्फर एट ए रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे बहुत ही क्या होता है, स्टेबल फील करता है रजी। दूसरा रजी इसके आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर, ये इसको आप मोनोक्लिनिक सल्फर बोलेंगे, बी पार्ट इसका मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका उल्टा कर देंगे जी बस हम, अरे यार ये बन ही नहीं रहा उल्टा तो। कैसे बनेगा यार, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई रे। 4 बनाएगा। ऐसे बनेगा जी। ये होता है जी आपके पास मोनोक्लिनिक सल्फर। इसमें दो ऐसे याद रखो, सीधा जो होगा वो क्या होगा, ये सीधे तीनों W होंगे, वो रोम्बिक सल्फर। और जो मोनोक्लिनिक में दो उल्टे, एक M, 2 M होते हैं और बीच वाला W होता है, ऐसे याद रखना है इसको। ये आपके पास क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। ये ना कंपटीशन के अंदर आता है, बोर्ड में तो फिर भी नहीं पूछता है, पर कंपटीशन में स्ट्रक्चर के बिहाफ पर पूछ रहे थे कि कौन से टाइप का सल्फर आपसे इससे बिलोंग करता है। ठीक है।